स्क्रू गेज से होगा या फिर स्पेरोमीटर से होगा या फिर माइक्रोमीटर से होगा। तो इनसे क्या होगा, अलग अलग एक्यूरेसी होगी, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी उतनी हमारे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगे। और मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि यार कुछ तो आप रिलेट कर पा रहे हो कि सिग्निफिकेंट फिगर या फिर किसी भी मेजर्ड वैल्यू को लिखने के तरीके या उसके अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, दे समहाउ डिपेंड्स अपॉन द कि वो किस इक्विपमेंट से मेजर किया गया है। ठीक, चलो फिर बात हुई थी, कुछ रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने के। पहला रूल था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फिर हमने कुछ एग्जांपल देखे थे बेटा, फिर आप लोगों ने बताया था नंबर ऑफ डिजिट्स, इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। यहाँ आपने 3 बताया था, सेकंड में 4 और इधर इस वाले में 5। ठीक, तो ये सबको याद होगा। ओके, यस सर। चलो यस सर। फिर सेकंड रूल पढ़ा था, ऑल जीरो बिकम सिग्निफिकेंट। अगर दो दो नो उसके बीच में आए, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाए तो इनसिग्निफिकेंट, वो बीच वाले जीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, ये पढ़ा था। ठीक, फिर पहले में 3 थे, फिर दूसरे में 4 और तीसरे में भी 4। लीडिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द, जो अगर कोई संख्या जीरो से स्टार्ट हो रही है तो उसके शुरू वाले जीरो इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो उस हिसाब से पहली वाली संख्या में थे 3, उससे अगले वाली में थे 2 और फिर लास्ट वाली में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर था। राइट, फिर एक रूल पढ़ा हमने कि जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर आफ्टर डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल प्लेस के बाद कोई नंबर है और उनके बाद कितने भी जीरो लिखे हुए हैं, देन ऑल जीरोस विल बी सिग्निफिकेंट। तो हिसाब से हमने देखा द पहली संख्या जो फर्स्ट नंबर है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, दूसरे वाले में डेसिमल के बाद है इसमें 6 है। ठीक, चलो इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक्सपोनेंशियल अगर एक्सप्रेशन है तो उसमें क्या बोलते हैं कि जो ये है क्या न्यूमेरिकल पोर्शन, वो बताएगा न्यूमेरिकल पोर्शन, यानी 1.32, इसमें 3 है इसमें 4 है। ठीक, ये पढ़ा। उसके बाद रूल राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स पढ़े कि अगर 5 से कम संख्या है तो पहले वाली संख्या को अनचेंज छोड़ देंगे। तो 7.82 का हो गया 7.8, 3.94 का हो गया 3.9। फिर पढ़ा कि यार अगर 5 है, 5 से बड़ी है तो प्रीवियस डिजिट को 1 बढ़ा देंगे, सिंपल रूल्स। ठीक है, तो मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या बेटा? नो सर। नो सर। नो नहीं नो हो रहा। सर। देखो बेटा, हमने पहले दिन प्रॉमिस किया था कि आज गलती से गड़बड़ हो गई है, अब गड़बड़ कभी नहीं होगी। हो भी सकती है बट इट विल बी रेयर केस होगा कि अगर मेरी साइड से दिक्कत आएगी। ठीक, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, कब धोखा दे जाए नहीं पता। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को डेली धोखा देती है टेक्नोलॉजी। कोई नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करेंगे। चलो, हाँ फिर हमने पढ़ा था इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन, 5 से ज्यादा है संख्या जिसको ड्रॉप करना है, देन इट विल बी, तो उससे पहली वाली संख्या को 1 से बढ़ा देंगे, देन द प्रीवियस डिजिट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। राइट, तो क्या किया, 6.87 था, इसका 7 इज ग्रेटर देन 5 तो हमने इसको 1 बढ़ा दिया 6.9। सिमिलरली 12.78 था तो 8 इज ग्रेटर देन 5, इसको 1 बढ़ाया 12.8, ये आपने बताया था। ठीक, चलो जी, फिर अगला रूल पढ़ा कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय द डिजिट्स अदर देन जीरोस। अगर 5 है जिसको ड्रॉप करना है और उसके बाद 0 के अलावा कुछ है तो प्रीवियस डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे। ये देखो यहाँ इसका आया 16.4, दूसरे का 6.8। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, अगर 5 या 5 के बाद जीरोस वाले को ड्रॉप करना है, देन द प्रीवियस डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। अगर इवन है तो अनचेंज छोड़ देंगे, अगर देखो सेकंड रूल है, और अगर ओड है तो उसको रेज बाय 1 कर देंगे। देखो प्रीवियस में इवन थे, क्योंकि 2 इवन है ये भी इवन है तो एज इट इज छोड़ दिया। आगे क्या किया, इनको ड्रॉप किया, ये ओड था तो 3.8 कर देंगे, ये ओड था तो 16.2 कर देंगे। ठीक, ये कुछ रूल्स पढ़े हमने राउंडिंग ऑफ के। फिर हमने देखा सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर के साथ क्या सलूक किया जाएगा। द फाइनल रिजल्ट should retain as many decimal places as there are in the number with the लीस्ट डेसिमल प्लेस। तो फाइनल रिजल्ट में केवल उतने ही डेसिमल प्लेस अलाउड हैं जितने की हमारे पास मिनिमम है। तो सेकंड वाले में 1 डेसिमल प्लेस था, फिर हमने एडिशन किया तो 2.54 हमारा आंसर आया। उसके बेसिस पे फिर हमने देखा बट 2 डेसिमल प्लेसेस आर नॉट अलाउड, तो फिर हमने उसको राउंड ऑफ किया 1 डेसिमल तक। 1 क्या किया, 4 इज लेस देन 5, तो प्रीवियस वाले को अनचेंज छोड़ दिया तो 2.5 आंसर आ गया। इसी कंसेप्ट पे फिर आप लोगों ने एक क्वेश्चन करके बताया था मेरे को, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने ए आंसर दिया था,
फिर उनका आंसर मैंने करेक्ट कराया था। सी था, उसमें क्या 8.1 आया था, तो मैक्सिमम लोगों ने सी आंसर दिया था, तो हम लोगों ने सोल्व किया था। ठीक, सेम कंसेप्ट था। देखो, इसके बाद आया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी फिगर्स एज देयर आर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सेम ही बात इसने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए बोल दी कि जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस भी पार्टिसिपेटिंग संख्या में होंगे उतने ही उनके फाइनल रिजल्ट में आएंगे, राइट। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्या है देखो, क्योंकि हमारा नीचे वाला जो वॉल्यूम का यूनिट था उसमें ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, दैट्स व्हाई फाइनल रिजल्ट जो हमारे डेंसिटी का कैलकुलेशन आया उसमें हमने 1.69 रखा। अदरवाइज तो डिवीजन के बाद क्या था, 1.68001 ऐसा कुछ संख्या आती, बट हमने इनको ड्रॉप करके राउंड ऑफ कर दिया यहाँ पे 1.69, राइट। चलो, फिर यही इसी कंसेप्ट पे आप लोगों ने क्वेश्चन किया था जिसमें बहुत सारे लोगों का आंसर सही आया था, बी। बट फिर मैंने बताया कि बेटा सीधा भी कर सकते थे, 1.3 से 2.6 तक कर सकते थे। चलो, अब आता है आज का खेल, राइट। चलो, हमने सक्सेसफुली इधर टाइम ज्यादा लग गया यार आज थोड़ा, चलो कोई नहीं। एरर्स ऑफ मेजरमेंट, फिर आप लोगों से पूछा कि बेटा एरर ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, तो आप लोगों ने बताया कि सर अगर मेजरमेंट करते टाइम कुछ एरर्स आ जाएं तो वो हो गया एरर्स ऑफ मेजरमेंट। अब देखो, मैंने फिर आपको समझाया था कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें इस मेजरमेंट में अपनी एक्यूरेसी लाने की, या हम कितनी भी सावधानी से मेजरमेंट करें, या हम कितना भी एक्यूरेट इक्विपमेंट यूज कर लें, बट स्टिल देयर विल बी सम वेरिएशन इन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो वो जो गैप होगा वो क्या होगा, अपना एरर ऑफ मेजरमेंट, राइट। फिर दूसरी बात क्या, उसका डेफिनेशन है, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड द एरर ऑफ मेजरमेंट। ठीक है बेटा। Yes, sir. यस अब सर। बात Yes, sir. करते, यहाँ तक सबको समझ आ गया था ना, ये हो गया था कल की क्लास तक का काम। Yes, sir. Yes, sir. अब दो टर्म है जिनको अच्छे से समझेंगे। पहला है एक्यूरेसी और दूसरा है प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी के बारे में कुछ बच्चे मेरे को पहले बताएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। हैंड रेज करो जिसको एक्यूरेसी या प्रिसीजन के बारे में पता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताओ, स्टार्ट कर लेते हैं आज। सूर्यांश बताओ बेटा। क्लोज वैल्यू होती है सर, जो हमारी सॉरी बताओ बेटा, सही बता रहे थे सूर्यांश। सर, क्लोज वैल्यू टू द मेजर वैल्यू। वो क्या होगा, एक्यूरेट वैल्यू होगी ना, जैसे एक्यूरेसी होगी वो। मतलब मेजर्ड वैल्यू के जितना निकट जा पाए, मेजर्ड वैल्यू के जितना पास वैल्यू आ गई, मेजर्ड वैल्यू के जितना क्लोजर हो गई हमारी, सॉरी ट्रू वैल्यू के, सॉरी बेटा आप मेजर्ड बोल रहे थे, ट्रू वैल्यू के जितना क्लोज हमारी मेजर्ड वैल्यू रहेगी, जितना पास रहेगी, जितना निकट रहेगी, जितना आसपास रहेगी, उतनी ही वो मोर एंड मोर एक्यूरेट होती जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। और बताओ भाई। ओके, कुछ नए नाम लेते हैं यार, बहुत सारे बच्चों के तो नाम मुझे याद हो गए अब, तो मैं देखते ही समझ जाता हूँ ये तो डेली वाला है, इससे बाद में पूछेंगे। चलो, काफी सारे बच्चे हैं वैसे यार इस ग्रुप में जो रोज पार्टिसिपेट करते हैं, सही है। राधिका आप बताओ बेटा। Yes, sir. Accuracy is the closeness of the measured value to the true value of the physical quantity. बहुत सही, एग्जैक्टली यही हमारी डेफिनेशन है कि फिजिकल वैल्यू की जो मेजर्ड वैल्यू है अगर वो ट्रू वैल्यू के जितना क्लोज है तो मोर विल बी द एक्यूरेसी। ठीक है, कंचन आप बताओ, आपने सबसे पहले हाथ रेज किया था, बोलो। सर यही कि जो एक्यूरेसी होती है, जो हमने मेजर वैल्यू की होती है, जो एक्यूरेट वैल्यू अगर वो उससे सबसे नजदीक होगी तो हमारी एक्यूरेसी भी सबसे ज्यादा होगी। बिल्कुल सही, जितना नजदीक होगी उतनी ही एक्यूरेसी, यानी हम बोल सकते हैं ना कि एरर जितना कम उतनी ही एक्यूरेसी ज्यादा, है ना। यस एरर सर। ऑफ मेजरमेंट की वैल्यू जितनी कम उतनी ही हमारी एक्यूरेसी ज्यादा। कोई प्रिसीजन के बारे में बताएगा, अनम्यूट करके बताओ, प्रिसीजन क्या होता है। Yes, sir. Yes, हाँ sir. रजनीश, रजनीश आप बताओ पहले। Sir, precision means how close the measured value of a physical quantity by an instrument to each other. ठीक है, स्नेह आप बताओ। सर ये
कि प्रिसिजन इंडिकेट्स करता है कि हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी बाय एन इंस्ट्रूमेंट टू ईच अदर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोई मेरे को बिल्कुल सरल शब्दों में समझाएगा, इजी में, कि सब ऐसे ऐसे, कोई बताएगा? सर राशि आप बताओ, बताओ कौन बोल रहा था, जो बच्चा बोल रहा था वो बताओ, एक माइक ऑन किया था, बताओ बेटा। सर जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से बार बार किसी भी वैल्यू को वो करते हैं, मेजर करते हैं, और वो बार बार रिजल्ट भी सेम ही आता है, तो सर उसे कह सकते हैं कि प्रिसीजन। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने, कि अगर हम मल्टीपल रीडिंग सेम इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हैं और वो रीडिंग गलत हो, एक्यूरेट हो या ना हो, एक्यूरेट तो हो गया ट्रू वैल्यू के आसपास, बट मल्टीपल रीडिंग्स अगर ले रहे हैं तो वो रीडिंग्स एक दूसरे के कितने आसपास हैं, अगर वो बहुत ज्यादा आसपास हैं तो उसको बोलेंगे कि प्रिसाइज है इक्विपमेंट। देखो, मानो कि मुझे डायमीटर ऑफ बॉल मेजर करना था, तो ट्रू डायमीटर तो हम मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर। मेजर डायमीटर अगर हमारा 3.5 आ रहा है सेंटीमीटर, बार बार वही आए जा रहा है, 3.51 आ गया, कभी 3.50 आ गया, कभी 3.52 आ गया, तो एक बात बताओ, क्या ये एक्यूरेट है? बताओ भाई, एक्यूरेसी वालों, एक्यूरेट है क्या ये इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है क्या? 5 सेंटीमीटर को 3.5 सेंटीमीटर नाप रहा है, एक्यूरेट हुआ कि बर्बाद हुआ? नो सर। बर्बाद No, sir. इक्विपमेंट हुआ ना। No, sir. यस सर। बर्बाद हुआ, क्यों हुआ बर्बाद? क्योंकि देखो, नीचे 5 रख दो, ऊपर रख दो कितना, 5 माइनस 3.5, इतना तो इसमें एरर है 1.5 का, और नीचे 5, तो कितने प्रतिशत एरर होगा? कितना? 30% एरर। 30% एरर कभी अलाउड होता है? नहीं। ठीक, इसलिए बर्बाद इक्विपमेंट तो है, पर क्या ये प्रिसाइज इक्विपमेंट है? यस सर। Yes, ये sir. गलत गलत Yes. नाप रहा है, लेकिन लेकिन हर बार गलत ही नाप रहा है और उतना ही नाप रहा है, तो इसमें यस इसमें वैल्यूज तो वही आ रही है, 3.5 के आसपास आ रही है, हर बार आ रही है, राइट? ये रीडिंग्स वही दे रहा है बार बार। तो अगर रीडिंग बार बार कंसिस्टेंट आ रही है, रीडिंग बार बार सिमिलर आ रही है, तो दिस मींस दैट द इक्विपमेंट वी आर यूजिंग इज प्रिसाइज। अगर रीडिंग्स हमारी क्लोज टू ट्रू वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि द इंस्ट्रूमेंट दैट वी आर यूजिंग इज एक्यूरेट। तो हमारा आइडियली हमें कैसा इक्विपमेंट चाहिए? एक्यूरेट चाहिए, प्रिसाइज चाहिए, दोनों चाहिए? बताओ भाई, ऐसे ही बताओ, माइक ऑन करके बताओ। सर एक्यूरेट। एक्यूरेट। Sir, accurate. Sir, accurate. 3 ऑप्शन Accurate. दिए मैंने आपको, या तो एक्यूरेट हो, या प्रिसाइज हो, या फिर दोनों हो। दोनों होना भी एक ऑप्शन है भाई। सर दोनों होने चाहिए। दोनों. दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए बेटा, दोनों होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मल्टीपल टाइम्स रीडिंग ले रहे हो, और वो रीडिंग का प्रिसाइज तो होना ही चाहिए। फॉर बीइंग एक्यूरेट, इक्विपमेंट नीड्स टू बी प्रिसाइज। क्यों? अगर 5 सेंटीमीटर को वो एक बार 3 नाप दे रहा है, एक बार 5 नाप रहा है, मान लो 10 बार मेजर किया आपने, तो मैक्सिमम टाइम वो उसने 5 पॉइंट समथिंग दिया, क्लोज टू ट्रू वैल्यू 5.01 दे दिया, 5.02 दे दिया मैक्सिमम टाइम, ठीक है। बट कभी उसने रैंडमली ऐसे किया कि 3.0 दे दिया, या कभी पांच पांच रीडिंग ली, उसमें से एक रीडिंग ऐसे आउटस्टैंडिंग आउटलायर होगी जो बिल्कुल अलग होगी कहीं दुनिया में, तो क्या ऐसे इक्विपमेंट को हम यूज करना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे, No, sir. नहीं चाहेंगे। देखो बताता हूँ मैं एग्जांपल लेके, सेब वाला एग्जांपल ही हम लोग लेते हैं, फिर इसके बाद बहुत अच्छा चित्र आएगा, उस चित्र में तो समझ ही जाएंगे सब लोग, ठीक है। एक सेब वाला एग्जांपल लेने गए, मान लो आपकी गली में, आपके घर के पास आता है एक सेब बेचने वाला, ठीक। वो भैया क्या बोलते हैं, सेब वाले भाई साहब हैं, कि देखो सेब ले लो, और उनके पास जो बैलेंस है, तो बैलेंस तो हमेशा एक्यूरेट ही होगा ना, क्योंकि हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, राइट? एक साइड 1 किलो का बाट रख दिया, 1 kg का मास, और इधर इक्वल अमाउंट ऑफ एप्पल रख दिए, ठीक। तो जब उसका नीडल बीच में आ जाएगा, बिल्कुल नीडल, तो क्या होगा कि हमारा, कि भैया एक्यूरेट मेजरमेंट हो गया 1 किलोग्राम का। लेकिन जो ये फ्री मोशन है ना उसका, सपोज करो कि फ्री मोशन में उसने प्रॉपरली लुब्रिकेट नहीं किया उसको, तो कभी कभी वो उसका जो तराजू है वो अटक जाता है, कभी कभी वो तराजू अटक जाता है। मान लो 10 बार उसने वेट किया, वजन किया सेबों का, तो 1 या 2 बार ऐसा होगा कि वो अटक जाएगा। तो क्या आप उससे सेब लेना चाहोगे? क्या पता आपकी बारी में अटक जाए और आपको आधा किलो सेब दे फिर वो।
है ना। तो आप ऐसा इक्विपमेंट चाहोगे ना Yes, कि जो sir. हमेशा हमेशा सही रीडिंग दे। तो हमारा इक्विपमेंट प्रिसाइज होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिसाइज इक्विपमेंट को ही हम कैलिब्रेट कर सकते हैं, है ना। मान लो हर बार रीडिंग चाहे गलत दे चाहे सही दे, बट वही रीडिंग अगर बार बार रिपीट हो रही है तो हमें पता चल गया कि यार ये है ना। देखो, अब देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको चित्र उसका, तो आपको समझ आएगा। ऐसे मान लो इसको, ये तराजू है, ठीक। इधर उसने 1 kg रख दिया, इधर उसने एप्पल रख दिए, ठीक। अब हमारी आइडियल रीडिंग क्या है, ये जो ऊपर स्केल है मान लो, तो इस पे बीच में जब ये सुई आ गई तो इसका मतलब है कि भैया दोनों साइड के वेट बराबर हो गए, तो ये हमारी रीडिंग सही आ गई, ठीक। अगर ये प्रिसाइज नहीं होता ये इक्विपमेंट, तो ये क्या करता, हर बार ऐसा होता, कुछ ना कुछ तिरछा रहता, राइट। यानी ऐसे कुछ रहता, एक सेकंड, ऐसा रहेगा, इधर वेट है वो थोड़ा झुका रहेगा और इधर एप्पल्स हैं वो थोड़े इधर झुके रहेंगे। तो क्या पॉसिबल है कि इसको, अगर ऐसा इक्विपमेंट है तो उसको, उसमें करेक्शन के चांस हो सकते हैं ना, कि यार हम ऐसा करेंगे कि एक पत्थर साइड में रख लेंगे एप्पल्स तोलने से पहले, ताकि वो जब बिना बिना बाट के या बिना वेट के उसको 0 पे रहे वो, है ना। तो तो हमारा मेन टारगेट ये है कि अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है, करेक्ट नहीं, एक्यूरेट नहीं भी है, तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग द 0 वैल्यू। 0 वैल्यू से इसमें तराजू में कैसे करेंगे, पहले से एक दूसरे साइड बराबर मास रख लेंगे, ताकि बिफोर प्लेसिंग द वेट एंड बिफोर प्लेसिंग द एप्पल, उसका बीच का जो है सुई 0 पे रहे। तो हमारा प्रिसाइज होना फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद एक्यूरेट तो हम कर ही लेंगे। अगर प्रिसाइज है इक्विपमेंट, बार बार वही रीडिंग दे रहा है, तो हम उसमें एरर एलिमिनेट करके कर लेंगे, ठीक है। चलो ओके, या फिर हम सीधा यही मान लेंगे, पत्थर नहीं रखेंगे, हम बोलेंगे यार ये थोड़ा सा ज्यादा दिखाता ही है, तो उसको पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। चलो अब देखो एक्यूरेसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एज क्लोज एज पॉसिबल टू ट्रू वैल्यू। एबिलिटी है किसकी, इंस्ट्रूमेंट की। इंस्ट्रूमेंट की ताकत है कि उसकी पॉसिबल है, एबिलिटी है टू मेजर इट एज क्लोज एज टू ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के जितने पास वो मेजर कर पाए, उतना वो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट माना जाएगा, ठीक है। इट कुड बी डिफाइंड एज द लेवल ऑफ करेक्ट, अरे यार, इट कुड बी डिफाइंड एज द लेवल ऑफ करेक्टनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू इट्स ट्रू वैल्यू। लेवल ऑफ करेक्टनेस, सेम बात है, लेवल ऑफ करेक्टनेस कितना करेक्ट है यानी कितना क्लोज है, ठीक। चलो दूसरे शब्दों में बोले तो क्या है, हाउ क्लोजली द रिजल्ट्स एग्री विद द स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू सेम चीज हो गई, रिजल्ट्स एग्री विद द स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब कि जितना निकट ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू के, तो सेम ही बात तीन अलग अलग शब्दों में आ गई। अगर इनमें से आपको कुछ भी डेफिनेशन दिखे तो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एक्यूरेसी। चलो अब बात आती है प्रिसीजन की। इट कुड बी डिफाइंड एज शार्प एग्जैक्टनेस ऑफ द मेजरमेंट। शार्प एग्जैक्टनेस का मतलब है कि बिल्कुल बार बार वही रीडिंग दे, गलत दे या सही दे, बट रीडिंग सही सेम दे, ठीक है। विद इन बिटवीन मल्टीपल रीडिंग्स, इन बिटवीन मल्टीपल मेजरमेंट्स, द क्लोजनेस ऑफ द टू और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर इज नोन एज प्रिसीजन। दो या दो से ज्यादा मेजरमेंट किए गए हैं, अगर वो एक दूसरे के आसपास हैं, तो इट मींस द इंस्ट्रूमेंट इज मोर प्रिसाइज, ठीक है। जितना क्लोज होंगे मल्टीपल रीडिंग्स, उतना ही प्रिसीजन हाई है। इट रिप्रेजेंट हाउ क्लोजली रिजल्ट्स एग्री विद अनदर, सेम बात है दूसरे शब्दों में लिखती, ठीक। अब देखो, अब राइट साइड में जो फोटो आपको दिख रहा है, उसमें ये बताओ कि कौन सा इक्विपमेंट, चलो ये बताओ, रट मत लेना, ठीक है। बताओ पहले वाले के बारे में बताओ, ये कौन सा है। ये रीडिंग्स हैं, ठीक है। इसको आप ये सोचो, आपने वो गेम देखा है जिसमें हम ऐसे फेंक के काट देते हैं दीवार में, Yes, sir. है ना। क्या Yes, बोलते हैं sir. उसको, डार्ट बोर्ड, डार्ट बोर्ड बोल लो या आर्चरी बोल लो, कुछ भी बोल लो, है ना। Yes, sir. तो अब देखो पहले वाला जो है फर्स्ट केस, उसमें एक्यूरेसी के बारे में कोई बताएगा। देखो बुल साई जो है ना, बुल साई, ये जो बीच में जो है, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, समझ नहीं आएगा नहीं तो। ये है जो बुल साई,
बुल्स आई को हम मानेंगे कि ये हमारी ट्रू वैल्यू है, ठीक है, बीच में जो है। तो अब बताओ, और बार बार जो रीडिंग्स आ रही हैं वो ब्लैक कलर की डॉट्स हैं, तो हम मुझे बताओ पहले वाला इक्विपमेंट एक्यूरेट है, प्रिसाइज है? Accurate. भाई ना, Sir, Accurate. precise. Sir, नहीं accurate. Sir, नहीं accurate. नहीं नहीं, देखो 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 देखो, मैं आपको हमेशा सही चॉइसेस नहीं दूंगा। वैभव बताओ। सर प्रिसाइज है सर। प्रिसाइज है, Precise. ठीक। पहले Yes, वाला sir. इक्विपमेंट यस सर। पहले वाला इक्विपमेंट बर्बाद इक्विपमेंट है, ना तो प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि हर बार रीडिंग अलग आ रही है, देखो। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रिसाइज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। प्रिसाइज का मतलब है कि रीडिंग हर बार सेम आए, चाहे गलत आए चाहे सही आए। समझे कि नहीं समझे Okay, यार ये sir. चीज? यस सर। यस Yes, सर। sir. दोबारा समझाऊं क्या सारा ये वाला एक्यूरेसी प्रिसीजन? No, नो sir. सर। No, sir. No, sir. देखो No, पहले sir. वाला पहले वाला इक्विपमेंट बर्बाद इक्विपमेंट है। क्यों है? क्योंकि हमारी ट्रू वैल्यू ये है बीच में जो सेंटर है, और ये ब्लैक वालों को अगर हम मेजर्ड वैल्यू माने तो क्या ये ट्रू वैल्यू के क्लोज हैं? No, sir. No, sir. नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है एक दूसरे के क्लोज। क्या ये हर बार बार रीडिंग जो है, यानी ब्लैक को मैं रीडिंग मान रहा हूँ, तो क्या ये एक दूसरे से भी एग्री करती हैं? नहीं नो करती। सर। No, sir. नो तो अगर देखो ब्लैक डॉट्स एक दूसरे से एग्री करते, यानी एक दूसरे के आसपास होते, तो इसका मतलब होता द इंस्ट्रूमेंट इज मोर प्रिसाइज, है ना। अगर ये ब्लैक डॉट्स बिल्कुल सेंटर में होते, यानी ट्रू वैल्यू के पास होते, इसका मतलब द इंस्ट्रूमेंट इज मोर एक्यूरेट। तो पहले वाला तो हो गया बर्बाद, ना तो ये एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है, ठीक। चलो सेकंड के बारे में बताओ, ये वाले के बारे में, ये क्या है? सर प्रिसाइज। Sir, precise. Accurate कोई नहीं है। कोई ये बोल रहा है कि एक्यूरेट है। कोई बच्चा ऐसा है तो बताओ, माइक ऑन करके बताओ कि सर मुझे लग रहा है ये एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है। यस सर, मुझे लग रहा है कि ये एक्यूरेट है। अच्छा बेटा बताओ कैसे लग रहा है? सर क्योंकि जो इसकी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू ये है सेंटर में। यस सर, और हाँ, जो मेजर्ड वैल्यू है वो अलग अलग है, मतलब और आसपास फिर ही है ट्रू वैल्यू पे मेजर्ड वैल्यू। अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। फोर्थ के बारे में बताओगे रजनीश? आप बताओ फोर्थ वाला कैसा है फिर? सर एक्यूरेट। तो फोर्थ और सेकंड में कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? फोर्थ। सर फोर्थ ना। चलो चलो ठीक है, आपकी बात थोड़ी मैंने मान ली कि सर थर्ड एक्यूरेट है। यस सर। ठीक है, देखो बेटा आप ध्यान से सुनना। अब पहले मैं बता देता हूँ, देखो मैं तीनों तीनों केसेस डिस्कस करूंगा, इसके बाद आपसे पूछूंगा रजनीश, ठीक है? तो आप ध्यान से सुनते रहना, राइट? फिर अगर आपको कुछ डाउट रहा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट अब समझ पाए हैं, समझ गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो पहले वाला तो था बर्बाद इक्विपमेंट। अब सेकंड बताओ, अनम्यूट करके तुरंत बताओ सारे के सारे, सेकंड वाला कैसा है? प्रिसाइज है कि एक्यूरेट है? प्रिसाइज। Precise. प्रिसाइज है, ठीक है। थर्ड वन कैसा है? एक्यूरेट। Accurate. Accurate. ठीक है। और फोर्थ वन कह रहा है सर दोनों है। Sir, accurate and precise. हाँ सर दोनों है। एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, ठीक है। अब कोई ये ना समझे, देखो थर्ड और फोर्थ में डाउट ये हो सकता है कि सर थर्ड वाला एक्यूरेट कैसे है? बेटा थर्ड वाला एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है। देखो ये मेजर्ड वैल्यू जो है ये सारी एक दूसरे इसके बिल्कुल पास पास है येलो डॉट के, बट अलग अलग डायरेक्शन में। यानी कि देखो अगर मैं इसको एक रीडिंग लूं, ये वाले को, और इसको लूं, तो ये तो एक दूसरे से बहुत दूर हो गए ना। तो इनके इनके देखो ये वाला है ना, यानी कि जो रीडिंग्स हैं ब्लैक वाइट, ये येलो डॉट के पास तो है, बहुत सारे के सारे डॉट्स येलो डॉट के तो पास हैं, बट इंडिविजुअली डॉट्स में काफी दूरी है, कुछ कुछ डॉट्स में। तो यानी हमारी मल्टीपल रीडिंग्स हैं, वो एक दूसरे से एग्री नहीं करती, बट स्टिल दे आर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, राइट? तो ये इक्विपमेंट सिर्फ एक्यूरेट है, ये इक्विपमेंट प्रिसाइज नहीं है, राइट? देखो अब फोर्थ केस में देखो, फोर्थ केस में सारे के सारे ब्लैक डॉट्स बुल्स आई, यानी जो बीच वाली इसमें डॉट है उस पे लगे हुए हैं, राइट? तो दे आर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, है कि नहीं है? यस सर।
sir. also the multiple readings are close to each other, है ना। ट्रू वैल्यू के तो आसपास है ही, और मल्टीपल जो रीडिंग हमने ली वो एक दूसरे के भी आसपास हैं। तो इट मींस कि ट्रू वैल्यू के आसपास होना मतलब मोर एक्यूरेट होना, तो एक्यूरेट है। रीडिंग्स, मल्टीपल रीडिंग्स अगर एक दूसरे के आसपास आ रही है, इसका मतलब दे आर, वो प्रिसाइज भी है, तो हमारा प्रिसाइज भी हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीपल रीडिंग्स है, ब्लैक डॉट्स, ये एक दूसरे के तो आसपास है बट वो ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है, ट्रू वैल्यू से दूर है ना, रिलेटिवली। रजनीश बेटा हम रिलेटिवली बात कर रहे हैं, देखो ऐसे तो हम क्या पता लगा पाएंगे कि ये बोर्ड कितना बड़ा है, कैसा है, बट अगर आपको पास लग रहा है तो कंपेरेटिव इन चारों को एक साथ देखो और फिर बताओ कि कंपेरेटिवली तो दूर है ना, है ना। तो देखो सेकंड में Yes, sir. रीडिंग्स एक दूसरे के तो आसपास हैं बट दे आर फार अवे फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूरेट तो नहीं है, बिकॉज एक्यूरेसी क्या कहती है कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल। तो जितनी क्लोज होंगी उतना मोर एक्यूरेट इक्विपमेंट होगा, बट दे आर फार अपार्ट, एक दूसरे से दूर है इन केस ऑफ सेकंड वन। तो यानी ये हमारा इक्विपमेंट क्या हुआ, दिस इक्विपमेंट इज मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट। प्रिसाइज इसलिए क्योंकि मल्टीपल रीडिंग्स ली गई, वो रीडिंग्स एक दूसरे के आसपास है, राइट। द थर्ड वन इज एक्यूरेट ओनली, नॉट प्रिसाइज। The first one is barbad equipment, neither precise nor accurate. The second one is only precise but less accurate, and the fourth one is an ideal equipment जैसा हमें चाहिए, जिस more precise and more accurate. एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर बाई चांस अगर हम मतलब टेस्ट में आ गया ये, तो फर्स्ट का हम ऐसे लिख देंगे कि ये बर्बाद है। हाँ हाँ बर्बाद लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बर्बाद का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में लिखोगे ना कि इट इज नॉट अ डिजायरेबल इक्विपमेंट ना, यानी हमारी पसंद का नहीं है, या वी डोंट वांट सच एन इक्विपमेंट विच इज लेस प्रिसाइज एंड लेस एक्यूरेट। तो देखो टर्म्स यूज करना तो बेटा जरूरी है ना। बर्बाद आपको याद रहेगा जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो अच्छा ये तो बर्बाद वाला इक्विपमेंट है। यस सर। ठीक है जी, Yes, sir. चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, खुल के पढ़ेंगे तो अच्छे पढ़ पाएंगे। चलो अब देखो, अब रजनीश बेटा आप बताओ, ये इनमें से अगर Sir. कोई समझ नहीं आ रही कोई बात, लो एक्यूरेसी लो प्रिसीजन, पहले वाला क्यों लिखा है ऐसा बताओ फर्स्ट में, रजनीश। सर क्योंकि इसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो कोई भी पास नहीं है ट्रू वैल्यू के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लो एक्यूरेसी हुई या लो प्रिसीजन? सर दोनों ही लो एक्यूरेसी भी और लो प्रिसीजन भी। ठीक है, क्योंकि इसकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कोई भी पास नहीं है, दिस मींस कि लो एक्यूरेट लेस एक्यूरेसी हुई, और मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे के भी पास नहीं है, इसका मतलब हुआ ये लो प्रिसीजन भी हुआ। तो बिल्कुल ठीक बताया कि नाइदर इट इज एन एक्यूरेट इक्विपमेंट नॉर इट्स अ प्रिसाइज इक्विपमेंट। ठीक है, दीपा पूछो, दीपिका पूछो। दीपिका डाउट था क्या बेटा? हाँ गरिमा, गरिमा गरिमा। सर मेरे को सेकंड वाला नहीं आ रहा समझ। ठीक है बेटा, ये बताओ अगर ट्रू वैल्यू सेकंड वाले में, ट्रू वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेंटर ले रहे हैं, यानी बुल्स आई का बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो हमने येलो डॉट बनाया वो हमारी ट्रू वैल्यू है, तो क्या हमारी मेजर जो हमारी रीडिंग्स हैं ब्लैक डॉट्स वो ट्रू वैल्यू के आसपास हैं? बताओ। नो सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्यूरेसी हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। लो एक्यूरेसी हुई ना। एक्यूरेसी का मतलब यही था बेटा, देखो कि एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एज क्लोज एज पॉसिबल टू ट्रू वैल्यू, जितना ट्रू वैल्यू के निकट मतलब क्लोज जाएगा वो रीडिंग उतना एक्यूरेट होगा, बट ये तो दूर है, यहाँ पे देखो काफी दूर है। यस सर। तो दिस मीन्स दैट की एक्यूरेसी तो नहीं हुई। उसके अलावा प्रिसीजन बताओ, प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब है द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर, एक दो या दो से ज्यादा मेजरमेंट, यानी जो हमारे ब्लैक डॉट्स हैं इनका एक दूसरे के क्लोज होना, तो ये क्लोज है ना, यहाँ पे एक दूसरे के तो आसपास है। यस सर। तो दिस मीन्स प्रिसीजन हुआ कि नहीं हुआ? सर हुआ। यस सर। हाई प्रिसीजन हुआ। हाई प्रिसीजन इसलिए हुआ कि हमारी सारी की सारी रीडिंग्स देखो कितने आसपास हैं, तो एक दूसरे के आसपास होना मतलब प्रिसीजन इज हाई, बट ट्रू वैल्यू जो हमारा सेंटर पॉइंट था यहाँ से दूर है, इसलिए एक्यूरेसी इज लो।
सर आ गया समझ, थैंक यू सर। आ गया, ठीक है। अब बताओ, किसी को और डाउट है तो हैंड रेज कर लो। थर्ड वाला तो आ ही रहा होगा। थर्ड आ रहा है क्या? थर्ड नहीं आ रहा तो बताओ। सर आ गया थर्ड, थर्ड भी। किसी बच्चे को ऐसा, किसी बच्चे को ये लग रहा है कि यार थर्ड वाला हाईली एक्यूरेट कैसे है, इतना बर्बाद जैसा तो दिख रहा है दिखने में, पर एक्यूरेसी ज्यादा कैसे आ गई इसकी? सर क्योंकि वो ट्रू वैल्यू के पास है जो मेजरमेंट्स है। सारे के सारे मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के पास है, बट वो एक साइड ट्रेंड नहीं है कि एक साइड ही है, नहीं, एक दूसरे से तो दूर है, बट स्टिल दे आर क्लोज टू ट्रू वैल्यू, यस है ना? सर। तो इसलिए ये हाई हाई एक्यूरेसी हो गया, बट प्रिसीजन में अभी भी बर्बाद है। यस ठीक है, तो हमारा आइडियल, हमारा, हमें कैसा इक्विपमेंट चाहिए इन चारों में से? फिर फोर्थ नंबर वाला। फोर्थ फोर्थ वाला। देखो, पहला तो बहुत ज्यादा बर्बाद है ना? ऐसा तो किसी को भी नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरे वाला भी है तो बर्बाद, लेकिन थोड़ा कम बर्बाद है, ठीक है। हमें ये भी चल जाएगा और हमें ये भी चल जाएगा। अब बताओ थर्ड वन कैसे चल जाएगा, बताओ। सर क्योंकि उसमें हाई एक्यूरेसी है। नहीं बेटा, एक्यूरेसी तो लो है, देखो प्रिसीजन हाई है। फिर उसमें थर्ड जो वाले हमने में रीडिंग वो एक ही आ रही है हर बार। हाँ, तो हमें ये क्यों चल जाएगा बताओ? थर्ड वन को हम क्यों स्वीकार कर लेंगे कि यार चलो, फोर्थ फोर्थ तो हमें चाहिए यार। ये फोर्थ वन तो सबका डिजायरेबल है, सबका लाडला दुलारा प्यारा, ये फोर्थ वन ही है, बट हम ये मान सकते हैं कि चलो यार, तुम फोर्थ नहीं दे सकते तो एटलीस्ट ये थर्ड वाला दे दो, ऐसा तो दे ही दो इक्विपमेंट। यस सर। तो क्यों क्यों ऐसा स्वीकार कर लेंगे? एक कोई ऐसी चीज है जिसके कारण हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हमें फोर्थ नहीं मिलता, फोर्थ इज द मोस्ट डिजायर्ड इक्विपमेंट, बट अगर फोर्थ नहीं मिलता तो हम थर्ड से भी काम चला सकते हैं। वो बताओ, कोई है क्या? बताओ। सर क्योंकि जो हाई मेजरमेंट प्रिसीजन वो यस सर। निशा आप बताओ पहले, एक 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 करके। हाँ, क्योंकि टू और मोर मेजरमेंट सर जी क्लोज है इसमें। ठीक है, चलो रजनीश आप बताओ। सर क्योंकि इसमें हाई प्रिसीजन है। ठीक है, गरिमा। सर जो हमारा मेजरमेंट है वो बार बार एक ही आ रहा है, मतलब यस यस सर। सर रिजल्ट एक ही पायल, आ रहा है बार बार। पायल। सर क्योंकि इसमें हाई प्रिसीजन है इसलिए। ठीक है, सुनो, हमारा एम तो होता है कि मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग आए और हर बार आए, राइट? और हमें वही चाहिए, ठीक है। तो क्या थर्ड वन जो ये ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें जीरो एरर होगा? स्क्रू गेज देखा है आप लोगों ने? स्क्रू गेज यूज किया है स्कूल में? यस सर ठीक है, किया है। तो एक बात बताओ, अगर स्क्रू गेज में दो स्क्रू होते हैं, देखो मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। ये वाला तो बैरल होता है जो रोटेट करता है ना? यस लेफ्ट वाला। और एक इस साइड भी स्क्रू होता है जो फिक्स रहता है, ये इस साइड जो। यस सर। तब हम स्क्रू गेज को पूरा टाइट करते करते यहाँ पे टच करा दें, एक दूसरे को ये टच करा दें, तो क्या होगा? यहाँ बैरल पे रीडिंग क्या आएगी? जीरो। जीरो। बट कोई इक्विपमेंट ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें जिसमें क्या, जिसमें यहाँ पे ये वाला जो है, ये कुछ थोड़ा आगे लेफ्ट में या राइट में हो, है ना, कम या ज्यादा टाइट कर रखा हो। तो जब ये टच करे इधर, तो जीरो जो है ना आए, जीरो की बजाय 0.5 आए, है ना बेटा? अगर ऐसे स्क्रू गेज से आप कोई रीडिंग ले रहे हो, लाइक थिकनेस ऑफ दिस पेन अगर ले रहे हो, तो क्या होगा? हर बार गलत दिखाएगा, बट वही दिखाएगा फिक्स। तो उसमें एरर रहेगा 0.5 का। क्यों? क्योंकि उसमें जीरो ही गलत सेट है ना? यस सर। तो ऐसे प्रिसाइज और लेस एक्यूरेट इक्विपमेंट को हम करेक्ट कर सकते हैं कैसे? ये राइट वाला जो नट है जिसपे मैंने एरो ड्रॉ कर रखा है, इस वाले नट को टाइट या ढीला करके, थोड़ा ढीला कर देंगे, फिर जीरो पे तब आ जाएगा, तब उसको वहीं छोड़ देंगे। तो फिर हमारा ये थर्ड से फोर्थ की तरफ ले आएंगे उसको हम। थर्ड वाले इक्विपमेंट में थोड़ा सा ट्विक किया और फोर्थ जैसा हो गया वो। समझे? यस सर। यस सर। मतलब देखो, गलती उतनी ही आ रही थी, इसका मतलब कहीं ना कहीं छोटी सी दिक्कत है उसमें, उसको सही कर पाएंगे। तो पहला डिजायरेबल है फोर्थ वन, अगर ना मिले तो तीसरे वाले को लो और थोड़ा सही कर लो। ठीक, चलो चलो भाई,
अब बात आती है टाइप्स ऑफ एरर की। एरर हमें समझ आया, एरर क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ठीक, अब बात आई एक्यूरेसी और प्रिसीजन की। जितना इक्विपमेंट एक्यूरेट होगा उतनी उसमें एरर ऑफ मेजरमेंट कम होगी, जितना इक्विपमेंट प्रिसाइज होगा उतनी ही उसकी मल्टीपल रीडिंग्स, 1 2 3 4 10 रीडिंग ली तो 10 की 10 रीडिंग एक दूसरे के बिल्कुल आसपास आएंगी, इसका मतलब इक्विपमेंट प्रिसाइज है। और 10 की 10 रीडिंग एक दूसरे के भी आसपास आए और ट्रू वैल्यू के भी आसपास आए, इसका मतलब बहुत ही हाई एक्यूरेसी है और हाई प्रिसीजन है, वही हमें चाहिए। ठीक, अब देखो ये तो हो गया डिजायरेबल। अब बात आ गई कि नहीं हो तो एरर किस टाइप की हो सकती है। ठीक, अब वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स, राइट। पहला है एब्सोल्यूट एरर। ठीक, कोई पढ़ेगा बच्चा? तनीषा। Absolute error in the measurement of a physical quantity is the magnitude of the difference between the true value ठीक है, and ठीक the है, measured ठीक है। आपने बताया कि value of the एब्सोल्यूट एरर इज द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। यस सर। बेटा मेरा ऑडियो ठीक आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो तनीषा के इंटरनेट के शायद इशू है। चलो तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, राइट। एब्सोल्यूट एरर का मतलब है, एब्सोल्यूट एरर इज द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्या है? डिफरेंस है किसमें? मैग्नीट्यूड के, कहाँ पे? ट्रू और मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो एक्चुअल डिफरेंस है ना, उसी को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल प्योर, प्योर मतलब कि जो सिर्फ डिफरेंस की बात है कि यार एक मेरी रीडिंग आई और एक ट्रू वैल्यू, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, उसको बोल देंगे एब्सोल्यूट एरर। बस स्टेप बाय डेफिनेशन यही है। एक्सक्यूज मी सर, चलो, हाँ एरर जी, की भी तो यही डेफिनेशन थी। तो वही तो, इसलिए तो बोल रहे हैं कि एब्सोल्यूट मतलब प्योर एरर यही है। ओके सर। बोलने वाला था, आपने बोल दिया। मैं बोलने वाला था कि जो एरर की डेफिनेशन है वही है डेफिनेशन एब्सोल्यूट एरर। ओके सर। ठीक है, देखो लेकिन यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा है बेटा। देखो आपको यहाँ ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाया गया है कि ट्रू वैल्यू किसको मानेंगे। है, मैंने पूछा था ना कि बेटा ट्रू वैल्यू क्या है, फिर कहाँ से आएगी? तो देखो ट्रू वैल्यू कहाँ से आएगी। अब यस सर। एब्सोल्यूट एरर का आया समझ की, जो डिफरेंस है बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अब देखो, लेट द फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड n टाइम्स, कि हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, सपोज करो इस पेन की लेंथ मेजर कर रहे हैं, हम उसको n टाइम्स मेजर करते हैं। n टाइम्स, n कैन बी एनीथिंग, 10 20 25 50 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो n टाइम्स मैंने इसको मेजर किया। ठीक है, तो हर बार एरर आएगी, कभी कभी एक साइड में आएगी, कभी दूसरे साइड में आ जाएगी, धीरे धीरे इधर उधर रीडिंग्स आएंगी, थोड़ी थोड़ी एक दूसरे के एडजेसेंट, राइट। तो हमने मानो कि 10 बार मेजर किया या 50 बार मेजर किया, राइट। तो अब ट्रू वैल्यू, तो जो एब्सोल्यूट एरर है वो हमें कैलकुलेट करनी है, बट हमें ट्रू वैल्यू ही नहीं पता। भाई इसने तो बोला कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जो गैप है दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। ठीक, अब हम ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लेंथ को मेजर करेंगे 10 बार 20 बार, जितने ज्यादा बार मेजर करेंगे उतने ही हम मोर एंड मोर क्लोज टू ट्रू वैल्यू पहुंचते चले जाएंगे, राइट। मानो मैं विद द हेल्प ऑफ द स्केल इस पेन की लेंथ को 100 बार मेजर कर लेता हूं, तो हमारे चांसेस ऑफ एरर हैं वो कम होते चले जाएंगे। हम जिस वैल्यू को फाइनली निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक मीन, वो हमारी आएगी मोर एंड मोर क्लोज टू ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब देखो द अर्थमेटिक मीन और ट्रू वैल्यू, हाँ, तो कैसे निकालेंगे? अर्थमेटिक मीन है am, ये क्या लिया हमने? मल्टीपल रीडिंग्स थी। देखो हमने n टाइम्स मेजर किया तो हमारी रीडिंग्स क्या आई? मान लो a1 आ गया, a2 आ गया, a3 आ गया। ठीक है, अभी an आया, अगर हमने 50 बार किया तो a50 आ जाता। ठीक है, 50वें। तो इन सभी रीडिंग्स को अगर मैं ऐड कर दूं, है, ऐड कर दूं, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an अगर हमने 50 बार किया होता तो a1 प्लस a2 प्लस a3 ऐसे जोड़ते जाएंगे। कब तक जोड़ेंगे? जब तक a50 को ना जोड़ लें। a50 को जोड़ने के बाद डिवाइड किससे करेंगे कि जितने हमने रीडिंग ली है, 50 ली तो 50 बार, n ली तो n बार। ठीक, यस। ये क्या आया? मीन। अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन है, ये आप सबने पढ़ी होगी।
है ना, कि मीन कैसे निकालते हैं। जब आपके मान लो एग्जाम्स में मार्क्स आते हैं तो आप मीन निकाल के ही तो परसेंटेज निकालते हो, सबको जोड़ते हो फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देते हो, ठीक है। वही हमने यहाँ किया। तो अर्थमेटिक मीन किसका आया, मेजर्ड वैल्यू का, ठीक। अगला स्टेप क्या आएगा, अब एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। देखो एब्सोल्यूट एरर, ये जो एम है ना अर्थमेटिक मीन, इसको हमने क्या मान लिया, ट्रू वैल्यू। अर्थमेटिक मीन एज इज टेकन एज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। देखो या तो ट्रू वैल्यू मैं दूं आपको, एग्जामिनर दे, या आपको कोई मैथमेटिकल इक्वेशन से कोई वैल्यू आए वो ट्रू मान सकते हैं। अदरवाइज अगर मेजरमेंट से वैल्यू चाहिए तो वी विल टेक मल्टीपल रीडिंग्स, और जो उनका मीन आएगा दैट वी विल कंसीडर एज द ट्रू वैल्यू, ठीक। तो ट्रू वैल्यू का एक्चुअल सोर्स जो होता है फिजिकल वर्ल्ड में वो यही है कि हम रीडिंग्स को बहुत सारे बार ले लेंगे, 10 20 25 50 बार, और फिर उनका अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी अर्थमेटिक मीन की वही हमारी क्या होगी, ट्रू वैल्यू। इसी को ट्रू वैल्यू मान लेंगे, ठीक। अब देखो ट्रू वैल्यू जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मेजर्ड वैल्यू में से। पहले रीडिंग जो हमने ली थी A1, उसमें से मीन को माइनस कर दिया तो ये हमारी आ गई पहली रीडिंग के करस्पॉन्डिंग जो एब्सोल्यूट एरर थी। समझ गए ना, क्योंकि इसको तो हमने ट्रू वैल्यू मान लिया। और क्या कहती है एब्सोल्यूट एरर का, क्या है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो पहली जो रीडिंग थी वो मेजर्ड वैल्यू क्या थी, A1, उसमें से ट्रू वैल्यू को माइनस कर दिया, तो ये क्या आई, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को ऐसे लिखते हैं डेल्टा A1। डेल्टा A1 क्यों, बिकॉज इट इज द एक्चुअल डिफरेंस। डेल्टा मतलब डिफरेंस होता है ना, तो एक्चुअल डिफरेंस है, एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल में जस्ट यूज कर रहा हूँ वर्ड बेटा, इट इज नॉट अ एग्जैक्ट वर्ड, बट एक्चुअल का मतलब आप समझ पा रहे हो ना यार, जो सही में हकीकत में जो वास्तव में वहां पे डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो ट्रू वैल्यू का पहले पंगा था कि ट्रू वैल्यू कहां से आएगी, दैट वी विल गेट फ्रॉम अर्थमेटिक मीन ऑफ द क्वांटिटीज। अर्थमेटिक मीन वाले को ट्रू वैल्यू मान लिया, फिर जो जो रीडिंग्स आई थी उन एक एक रीडिंग में से उसी को माइनस कर लिया अर्थमेटिक मीन को, तो उन रीडिंग्स की करस्पॉन्डिंग जो हमें एब्सोल्यूट एरर है वो मिल जाएगी। सिमिलरली अगर A2 डेल्टा A2 क्या है, जो सेकंड बार रीडिंग ली थी A2 माइनस ट्रू वैल्यू, तो इसमें कुछ एरर रहा होगा वो डेल्टा A2 बता देगा। सिमिलरली कहां तक जाएंगे, 50 बार लिया है तो डेल्टा A50 तक जाएंगे, है ना। वो क्या आएगा, A50 50वीं रीडिंग माइनस अर्थमेटिक मीन ऑफ 50 रीडिंग्स। तो ये आ गया एब्सोल्यूट एरर ऑफ 50th रीडिंग, जो 50वीं रीडिंग होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो एब्सोल्यूट एरर होगा, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बोलो डाउट वाले हैंड रेज करो बेटा, कुछ लोगों ने हाथ नीचे कर दिया, बस कंप्लीट करके पूछ रहा था। पूछो अब किसको ये वाली बात समझ नहीं आई, एक बार फिर रिपीट कर दूंगा बेटा। एब्सोल्यूट एरर किस किस को समझ नहीं आया, या ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं वो किस किस को समझ नहीं आया। पायल को नहीं आया, ओके, रितिका को नहीं आया, और बेटा और हैंड रेज कर लो, देखो मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को नहीं आया। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो फिर से शुरू करते हैं दोबारा से। ट्रू ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका बताओ, ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगी। एक बॉल है, उसका डायमीटर मेजर करना है, ठीक। Yes, हमें पता है 5 सेंटीमीटर है। हम इस वर्नियर कैलिपर फंसाएंगे, ठीक है, और रीडिंग ले लेंगे कितने बार, अलग अलग बार उसको बार बार वर्नियर कैलिपर को यूज करके रीडिंग ले ली हमने 50 बार, ठीक है, 50 टाइम्स रीडिंग ली, राइट। अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि हर एक रीडिंग, पहले बार मान लो 5.01 आई, दूसरी बार 5.02 आई, तीसरी बार 4.98 आई, फिर आई 4.99, ठीक है। पांचवी बार हमने 5 बार ली, चलो 5 बार करके देख लेते हैं। फिर एक बार आई 5.00, ये अलग अलग रीडिंग आ गई, हमने 5 बार रीडिंग ली तो ये अलग अलग रीडिंग्स आ गई। अब ट्रू वैल्यू इन 5 रीडिंग की हेल्प से कैसे निकालेंगे, ये देखो अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 रीडिंग्स 5.01 प्लस 5.02 प्लस 4.98 प्लस 4.99 प्लस 5.00 डिवाइडेड बाय 5। तो इन सब का जो समेशन आएगा उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, है ना। जो भी वैल्यू आएगी, मान लो 5.00 आई,
तो ये हमारी क्या आई, अर्थमेटिक मीन, ये हमारी आ गई ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब किसी बच्चों को ये डाउट है कि सर ऐसे करने से आती क्यों है, तो उसका एक बेटा स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ोगे या पढ़ा होगा शायद 11th में, पढ़ोगे शायद, या यस तो सर, पढ़ लिया। पढ़ लिया ना, तो उसमें आपने पढ़ा होगा एक बेल कर्व नाम की चीज होती है, ऐसे एक कर्व होता है कि उल्टा जो घंटी जैसा कर्व, बेल कर्व बोलते हैं इसको, पढ़ा है ना। यस सर। इसमें सिग्मा कैलकुलेशन भी करते थे आप, और ऐसे यस सर। +3 सिग्मा और इधर -3 सिग्मा। ठीक है, तो अब देखो, आपने ये पढ़ा होगा 98 पॉइंट समथिंग, शायद 98.76, 2.76 होता है, 98.24 कुछ ऐसा है, 98.2 मान लो यार, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है कितना, बट 98 पॉइंट समथिंग, इतने प्रतिशत रीडिंग जो है वो -3 सिग्मा और +3 सिग्मा के बीच में लाई करेंगे, राइट। और मैक्सिमा, जो हमारा मैक्सिमम रीडिंग्स है वो इधर आएगी 0 पे। तो अगर हम बार बार रीडिंग ले रहे हैं तो इधर 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 कहीं कहीं रीडिंग होगी, और इनको जब इनका मीन लेंगे तो वो बिल्कुल बीच में आ जाएगा, ट्रू वैल्यू। तो ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से आता है, ये ऑब्जर्व्ड चीज है, नेचर में हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है, और हर बार किया है, हर जगह किया है। तो हम इसलिए ऐसा टूल यूज करते हैं कि मल्टीपल रीडिंग लेंगे और फिर उसका अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे, तो हम जो बेल कर्व है उसके बिल्कुल जो ये है ना घंटी का जो बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट, इधर आ जाएंगे, और यहाँ से जो वैल्यू है दैट इज ओनली ट्रू वैल्यू, यानी 0 है ना ये, +3 सिग्मा इज ऑल्सो एन एरर, -3 सिग्मा इज ऑल्सो एन एरर। यहाँ अगर -3 सिग्मा पे है तो एरर की वैल्यू सबसे ज्यादा है, +3 पे भी है तो भी सबसे ज्यादा है, इन दीज 98.2% ऑफ द रीडिंग्स। ठीक है, कुछ कुछ होंगी जो इधर इधर होंगी, उनको हम छोड़ देते हैं। ठीक, अब देखो, जो बीच में आया इसका मतलब बेल कर्व से हमें पता चला कि अगर हम अर्थमेटिक मीन लेते हैं AM, तो हम उसको ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं। ये सबको समझ आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, sir. हाँ रितिका, ये नहीं समझ आया बेटा? ठीक, अब देखो, अब हमें AM आ गया, तो अब मल्टीपल रीडिंग थी, A1 A2 A3 A4 A5। पहली रीडिंग थी 5.01, दूसरी रीडिंग थी 5.02, तीसरी रीडिंग थी 4.98, ये थी 4.99, और ये थी 5.00। ठीक, अब देखो, अर्थमेटिक मीन यानी हमारी जो मीन कैलकुलेटेड थी वो 5.00 आई थी। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें डेल्टा A1 निकालना है, यानी एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट रीडिंग, तो क्या करेंगे, पहली रीडिंग आई थी 5.01, उसमें से माइनस कर देंगे जो अर्थमेटिक मीन था, यानी जो ट्रू वैल्यू मान के चल रहे 5.00, तो ये डेल्टा A1 क्या आया, 0.01। तो जो एब्सोल्यूट एरर करस्पोंडिंग टू द फर्स्ट रीडिंग थी वो 0.01 आ गई। अब देखो ऐसे ही सेकंड के लिए बताओ, सेकंड के लिए 5.02 में से 5 माइनस नहीं कर देंगे, तो 0.02। ऐसे ही थर्ड के लिए बताओ, 4.98 माइनस 5.0 क्या आएगा, -0.02। ठीक है। तो अब ये 0.01 था, वो क्या था, डेल्टा A1, यानी कि एब्सोल्यूट एरर करस्पोंडिंग टू फर्स्ट रीडिंग A1। A1 पहली रीडिंग थी ना, इस पहले रीडिंग के करस्पोंडिंग एरर हुआ डेल्टा A1, और उसकी वैल्यू आई 5.01, पहली रीडिंग माइनस एक्चुअल रीडिंग, तो ये हो गया, यही तो डिफरेंस है, एक्चुअल डिफरेंस, इसलिए बोल रहे हैं इसको एब्सोल्यूट एरर। इसलिए सिमिलरली डेल्टा A2, हाँ, डेल्टा A2 5.02 माइनस 5.00, तो ये दूसरी रीडिंग थी उसके करस्पोंडिंग एरर आ गया। फिर तीसरी रीडिंग के करस्पोंडिंग ये आ गया। चौथी रीडिंग है डेल्टा A4, उसमें 4.99 माइनस 5.00, 5.00 क्या अर्थमेटिक मीन है, यानी हमारी ट्रू वैल्यू है, तो इसके करस्पोंडिंग एरर हुआ -0.01। और A5 है, ये क्या हुआ, 5.00 माइनस 5.00, तो ये 0 हो गया। तो जरूरी नहीं है कि एरर हर रीडिंग में एरर आएगा, नहीं आएगा यार, कभी किसी रीडिंग में पॉजिटिव एरर आएगा, किसी में नेगेटिव आएगा, किसी में 0 आएगा। तो देखो, अब जब इन एब्सोल्यूट एरर्स का सम करोगे बहुत सारे, तो ये लगभग 0 के आसपास आएगा। एक बढ़िया इक्विपमेंट के लिए ये 0 के आसपास आएगा। जो बच्चा इस लेवल पे समझ पा रहा है उसके लिए मैंने स्टेटमेंट बोली है, अदरवाइज ये हम बाद में देखेंगे, आपको धीरे धीरे समझ आएगा। ठीक है, देखो यहाँ एरर थी पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ ये है ना 0, तो ये आ गई एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, चलो भाई
अब देखो दूसरी टाइप ऑफ एरर है एब्सोल्यूट एरर आया ना, जो एक्चुअल डिफरेंस है। पहला तो हमें पता होना चाहिए कि मीन वैल्यू कहाँ से आई, फिर दूसरा चीज आएगी एब्सोल्यूट एरर क्या है, एक्चुअल वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, राइट। तो ये आ गया। तीसरी चीज है ये, तीसरी चीज तो आ गया डिफरेंट टाइप ऑफ एरर। अब दूसरे टाइप की एरर आई मीन एब्सोल्यूट। पहले सिर्फ एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे थे, अब मीन एब्सोल्यूट एरर। जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स थी यानी कि डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3, उन सब का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे और उसका अर्थमेटिक मीन कर देंगे। बेटा अर्थमेटिक मीन का कंसेप्ट तो सबको आता है ना, या इसमें दिक्कत है तो बता दो। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। समांतर माध्य ये बोलते हैं हिंदी में, जिस बच्चे को हिंदी में पढ़ा है तो समांतर माध्य, कुछ कुछ याद आए तो अर्थमेटिक मीन। ठीक है ठीक है बेटा। अब देखो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, इन सबको अगर इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते जाएं, यानी कि हमारी पहली देखो एरर थी 0.01, दूसरी 0.02, तीसरी 0. माइनस में ये, तो देखो अगर इनका मैग्नीट्यूड सिर्फ लूं, तो देखो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, ये मोड सिंबल का भी पता है कि नहीं, ये वाला कि हम अगर ऐसा मोड वाला सिंबल यूज कर लें दोनों साइड, तो मतलब हम नेगेटिव या पॉजिटिव बात जो साइन है उसको ड्रॉप कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब देखो अगर इनके लिए मैं डेल्टा ए निकालूं, डेल्टा ए का अर्थमेटिक मीन, तो क्या आएगा, पहले का 0.01 क्योंकि पॉजिटिव है, फिर 0.02, फिर माइनस का माइनस खत्म 0.02, फिर 0.01, फिर 0.00। ठीक, डिवाइडेड बाय कितना, 1 2 3 4 5, 5 रीडिंग है तो 5 से। अगर इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी दैट विल बी आवर मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर तो क्या आएगी बताओ। हाँ जी बोलो। सर मोड हटा दीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ही लगेंगे। हाँ नहीं लगेंगे बेटा, मोड का मतलब अगर मोड के बीच में कोई चीज है उसका मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगी वो, ओके सर। है ना। यस मोड, मोड का मतलब है कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, एरर तो एरर है ना यार, खुद देखो गलती तो गलती होती है ना। कैसे समझाऊं यार इसको मैं, मान लो आप दूध लेने गए अपने पड़ोस में, ठीक है, कि आपकी गाय है, आपकी भैंस है, उसने दूध नहीं दिया, तो आप पड़ोस में गए दूध लेने, तो आप ज्यादा ले आए तो भी आपने गलती करी, और आप कम ले आए तब भी आपने गलती करी। तो गलती है ना। अगर आप एग्जैक्ट लेके आते 2 लीटर तो आप बोलते हैं हाँ ठीक लाया हूँ, बट ज्यादा ले आए तो भी गलती है, और कम ले आए तो भी गलती है। तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि आप कितना कम या कितना ज्यादा लाए, कम लाए या ज्यादा लाए इससे मतलब नहीं है, गलती कितनी है, राइट। ठीक है, पायल बोलो। सर हम जैसे अब मोड हट जाता है तो वहां पे प्लस माइनस भी तो लगता है ना फिर भी। आप ये बोल रहे हो कि मेरे को ये लगाना चाहिए था ऐसे। यस सर। नहीं नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे बेटा। देखो मैं आपको बताता हूँ, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं ना, तो हम यहाँ चाहे प्लस माइनस लगा लें बाद में कि यार एरर है तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, बट इधर तो मैग्नीट्यूड सिर्फ प्लस ही रखेंगे। अभी इसको ऐसे ही समझो, ठीक है बेटा, इसको अभी ऐसे ही समझो। इसको मोड का मतलब है कि इसको हटा के हम सिर्फ पॉजिटिव साइन की बात करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, इसको मैं कैलकुलेट करने लगूं तो कितना आएगा, 0.06 डिवाइडेड बाय 5, 675। है ना। तो ये जो वैल्यू आएगी, 0.012। हाँ 0.012, ठीक है बहुत सही। तो 0.012 इज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर सिर्फ एक वैल्यू, एक रीडिंग होगी ये,
और एब्सोल्यूट एरर क्या थी, हर एक रीडिंग के करस्पॉन्डिंग एक एरर है, हर एक रीडिंग के करस्पॉन्डिंग जितनी बार हमने रीडिंग ली उतने ही एब्सोल्यूट एरर्स होंगे हमारे पास। बट मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, जितनी भी एरर्स थी उनका मीन ले लिया तो ये सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी फाइनल, जैसे 0.012 आ गई, अगर अदरवाइज इतनी सारी थी। ठीक है, चलो अब तक किसी को समझ नहीं आया तो ठीक है बेटा, बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं, अगली क्लास में पढ़ेंगे, टाइम हो गया। पायल ने कल पूछा था ना, टेस्ट कैसे होगा? कल टेस्ट बेटा शायद गूगल फॉर्म में होगा, गूगल फॉर्म मिलेगा। ओके सर। सर कितने बजे होगा? बेटा टाइम आपको बताया नहीं क्या, मेरे को नहीं पता, फिजिक्स का होता तो बताता, शायद आपका केमिस्ट्री का टेस्ट है कल। ओके सर। ओके सर। देखो पायल पूछ रही थी ना, वीक में सिर्फ एक ही टेस्ट होगा? हाँ हर संडे को। अब अभी अभी जो टेस्ट हो रहा है वो सिर्फ एक चैप्टर का होगा, बाकी धीरे धीरे उसका सिलेबस बढ़ाते जाएंगे। अभी तो यही है, जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा फिर हो सकता है कि टेस्ट की जो है हम वो नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ जाए धीरे धीरे, बट अभी तो एक ही चलेगा। यस। ओके सर। हाँ तो पायल है अभी या ड्रॉप कर दिया पायल? यस सर। हाँ हाँ बेटा आप पूछ रहे थे ना कि सर प्लस या माइनस आएगा, देखो हम पहले डेल्टा ए निकाल रहे थे ना कि मीन एब्सोल्यूट एरर, अब वो मीन एब्सोल्यूट एरर एक्चुअल वैल्यू जो ट्रू वैल्यू थी एएम, एएम में प्लस भी हो सकती है कि प्लस साइड में भी आ सकती है या फिर नेगेटिव साइड में भी आ सकती है ना, एरर है वो कम या ज्यादा के दोनों ही साइड पॉसिबिलिटी है उसकी लाई करने की, तो उसके यहाँ पे लगाएंगे जब फाइनल लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे कैलकुलेशन में। अब देखो कोई बच्चा इसको इंस्ट्रूमेंट से जोड़ के देखो यार, इंस्ट्रूमेंट से अगर जोड़ के देखते रहोगे ना तो ये सोचो कि इंस्ट्रूमेंट पॉजिटिव साइड में भी एरर दे रहा है, दे सकता है, या नेगेटिव में भी दे सकता है, और उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। कैसे कारण होंगे, अगर इंस्ट्रूमेंट वेल कैलिब्रेटेड नहीं है, जीरो एरर उसका इधर उधर हो रखा है, तो हमेशा उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर या तो पॉजिटिव साइड में आएगा या नेगेटिव में आएगा, किसी एक साइड में आएगा जिस साइड जीरो डिस्टर्ब है। कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो बहुत बार यूज हो गया, घिस गया है, घिस गया तो उसमें एक साइड ही एरर डेविएट होंगी, घिस गया बार बार, उसके वर्नियर कैलिपर के क्लोज घिस गए लोहे पे चल चल के, तो वो ऐसे क्लोज होएगा तो उसमें जीरो से भी कम रीडिंग आ जाएगी। अदरवाइज तो अगर नया रहता तो जैसे क्लो ऐसे बंद होते हैं तो जीरो पे आता, बट क्योंकि वो घिस गया है तो और जीरो से भी ज्यादा नीचे चला जाएगा, तो नेगेटिव साइड जाएगा, यानी कि डेल्टा ए एम, डेल्टा ए है, इसकी वैल्यू नेगेटिव साइड में रहेगी, तो हमारा ये वाला कुछ केस बनेगा ये। ठीक, तो ऐसे जोड़ के देखो कि इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या घटना हुई है, उससे एरर्स का पता चलेगा, और एक बार हमें एरर्स का आइडिया लग जाए तो हम कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट को भी तो यूज कर सकते हैं। एरर्स का यूज क्या है यार, हम चाहते हैं एरर जीरो हो जाए, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर को हम रिकॉग्नाइज करके, डिफरेंट टाइप ऑफ एरर के ट्रेंड्स को देख के हम अपने इंस्ट्रूमेंट को करेक्ट कर सकते हैं, वही तो पर्पज है। 11th के सिलेबस में ये बात नहीं है, बट उसको उस तरीके से सोचो तो आपको एरर समझ आएगा कि यार हाँ कुछ तो है ऐसा। ठीक है, तो बेटा ड्रॉप कर सकते हैं, टाइम हो गया है, अगली क्लास पे जाना है हमें। थैंक यू सर। ठीक है थैंक यू बेटा, सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक बाय बाय बेटा थैंक यू बाय। सर। गुड नाइट। अच्छा सुनो, क्लास में से गायब मत हुआ करो भाई, तुम लोग रोज आओ, डेली आया करो, ऐसा नहीं है कि एक दो क्लास छोड़ोगे तो तुम्हें जाना बंद हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ओके सर। चलो चलो, सर ठीक है, बाय बेटा, सर गुड नाइट सर। गुड नाइट।